नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है यक्षगान। ये कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आज की क्लास में हम यक्षगान के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब समझिए यहाँ पर यक्षगान क्या है। यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है, जो एक प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला अनोखा नृत्य है। लगभग 5 शताब्दियों की सशक्त नींव के साथ यक्षगान लोक कला के एक रूप में मजबूत स्थिति रखता है, जो केरल के कथकली के समान है। केरल का जो लोक नृत्य कथकली है, उसी के समान कर्नाटक का यक्षगान है। ठीक है। और यक्षगान को बयालतम के नाम से भी जाना जाता है। यक्षगान का दूसरा नाम क्या है? बयालतम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शायद पूछ लिया जाए कि बयालतम क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि यक्षगान का ही दूसरा नाम है बयालतम। इसमें नृत्य, संगीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का इस्तेमाल किया जाता है। नृत्य नाटिका के इस रूप का मुख्य सार धर्म के साथ इसका जुड़ाव है। यानी जो यक्षगान है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। और कौन से धर्म से? तो हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म की जो भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनके प्रसंगों को यक्षगान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह कर्नाटक के लिए एक अनूठा नृत्य नाटक प्रदर्शन है। नृत्य नाटक यानी डांस और नाटक दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। यह नृत्य संगीत, गीत, विद्वानों के संवाद और रंग बिरंगे परिधानों का एक दुर्लभ संयोजन है। यानी यहाँ पर नृत्य भी होता है, संगीत भी बजता है और गीत भी गाए जाते हैं, विद्वानों के संवाद भी चलते हैं। और इनके जो परिधान रहते हैं, यानी इनकी जो वेशभूषा रहती है, वस्त्र रहते हैं, वो रंगीन रहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक पात्र यहाँ पर है जिसने इस प्रकार से एक वेशभूषा धारण कर रखी है। और यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड में एक ढोलक बजाता हुआ जो व्यक्ति है वो भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसका प्रदर्शन रहता है। दर्शकों के सामने एक दिव्य दुनिया खुलती है, क्योंकि जोरदार गायन और ढोल की आवाज़ आकर्षक वेशभूषा में सजे नर्तकों के लिए पृष्ठभूमि बनाई जाती है। इसलिए इसका नाम यक्ष यानी दिव्य, गान यानी संगीत रखा गया है। एक प्रकार से दिव्य प्रस्तुति की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? यक्षगान। यह एक रात भर चलने वाला कार्यक्रम है। यानी यक्षगान का जो प्रस्तुतिकरण है वो लगभग रात भर चलता है। इसमें विस्तृत रूप से सजे धजे कलाकार खुले में बने थिएटरों में ढोल की थाप पर नाचते हैं। आमतौर पर सर्दियों में फसल कटने के बाद गांव के जो धान के खेत होते हैं, गांव में जो धान के खेत होते हैं, वहाँ पर जो यक्षगान है उसका जो कार्यक्रम है वो चलता है। ठीक है। और जो धान है वो सर्दियों के मौसम में ही कटते हैं। तो धान कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं और वहीं पर यक्षगान का जो कार्यक्रम है वो चलता है। परंपरागत रूप से पुरुष सभी भूमिकाएं निभाते हैं। यानी जितनी भी भूमिकाएं होती हैं वो पुरुष ही निभाते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि अब महिलाएं भी यक्षगान मंडली का हिस्सा हैं। यानी पहले शायद ऐसा होता हो कि यहाँ पर जितनी भी भूमिकाएं हैं वो पुरुष ही निभाते थे, लेकिन अब क्या है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि इनका किस प्रकार से जो मेकअप है वो किया जाता है। और इनके सिर पर एक बहुत बड़ा मुकुट रहता है और आभूषणों से ये सजे धजे रहते हैं। रंग बिरंगे इनके वस्त्र रहते हैं। अब समझिए यहाँ पर यक्षगान के तत्व। तो पहला है अभिनय।
प्रत्येक प्रदर्शन आमतौर पर रामायण या महाभारत के प्राचीन हिंदू महाकाव्यों से एक छोटी उप कहानी, जिसे प्रसंग के रूप में जाना जाता है, पर केंद्रित होती है। अब समझिए, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कृष्ण लीला हो गई, तो पूरी तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटा सा प्रसंग ले लेते हैं, जैसे सीता हरण हो गया, राम जन्म हो गया, और कृष्ण लीला में बहुत सारे दृश्य हैं, एक कालिया नाग वाला है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे दृश्य हैं, राम का जो विवाह है, सीता स्वयंवर, इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। और इस शो में प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा मंच प्रदर्शन और पारंपरिक संगीत के साथ कमेंट्री दोनों शामिल हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, जो कमेंट्री करने वाला होता है वो बताता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन से पात्र हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, आपके स्कूल में नाटक वगैरह होते हैं तो पहले माइक लिए एक व्यक्ति आता है, वो बताता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, उसके बाद में फिर नाटक का प्रस्तुतिकरण होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। फिर है संगीत। संगीत में कौन कौन से ये वाद्य यंत्र यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यक्षगान में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में चंदे यानी एक प्रकार का ढोल होता है, और हारमोनियम, मडेल, ताल, ताल क्या है, लघु धातु ताली, और बांसुरी आदि का यहाँ पर शामिल रहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर वाद्य यंत्र के रूप में शामिल रहती हैं। फिर आती है पोशाक, यानी वस्त्र इनके किस प्रकार से रहते हैं। तो यक्षगान में इस्तेमाल किए जाने वाली पोशाकें बहुत ही अनोखी और विस्तृत होती हैं, यानी बहुत बड़ी होती हैं। बड़े आकार के सिर के कपड़े, रंगीन चेहरे, पूरे शरीर पर विस्तृत पोशाकें, और पैरों पर संगीतमय मालाएं यानी गेज्जे पहने जाते हैं। और कलाकारों को कई घंटों तक भारी पोशाक के साथ प्रदर्शन करने के लिए शानदार शारीरिक बनावट और मजबूत आवाज़ और अभिनय यानी नृत्य कौशल की आवश्यकता होती है। तो जो भी कलाकार होते हैं, उनकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो माइक में बोल रहे हैं फिर भी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से फिर आता है मंडलियाँ। यहाँ वर्ष भर कई लोकप्रिय मंडलियाँ हैं, जिन्हें मेला भी कहा जाता है, और ये यक्षगान करती हैं। यानी अलग अलग मंडली हैं, वो यक्षगान अपना प्रस्तुत करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम हैं शालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला, मंदारथी मेला और पेरुई मेला। ये क्या हैं, ये एक मंडलियाँ हैं, यानी एक मंडली में जो भी कलाकार होते हों वो अपना यक्षगान दिखाते हैं। फिर अगली दूसरी मंडली है, ऐसे तीसरी मंडली है, इस प्रकार से। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट है यक्षगान का प्रदर्शन, यानी किस प्रकार से प्रदर्शन होता है, कैसे शुरुआत होती है। तो प्रारूपिक यक्षगान प्रदर्शन भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है। गणेश की वंदना से शुरू होता है, जिसके बाद एक हास्य अभिनय किया जाता है। हास्य यानी कि हंसी मजाक वाला एक अभिनय किया जाता है, तथा इसमें पृष्ठभूमि संगीत, चेड़ और मेडल के साथ 3 व्यक्तियों के दल द्वारा ताल यानी घंटियां बजाई जाती हैं। और ये जो चेड़, मेडल हैं, ये सब वाद्य यंत्र हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। कथावाचक जो भागवत नामक दल का एक हिस्सा भी है, वह इस पूरे प्रदर्शन का निर्माता, निर्देशक और कार्यक्रम का प्रमुख होता है। उसके प्रारंभिक कार्य में गीतों के माध्यम से कथा का वाचन और चरित्रों का परिचय, कभी कभार उसके साथ वार्तालाप भी शामिल है। अब समझिए, कथावाचक यानी जो कहानी को सुनाता है, जिस कहानी का प्रस्तुतिकरण करना होता है, उसे गीत के माध्यम से सुनाता है, और वही इस कार्यक्रम का प्रमुख होता है, वही निर्माता होता है, वही निर्देशक होता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो चरित्रों का यानी जो भी पात्र होते हैं उनका परिचय भी कराता है कि कौन सा पात्र क्या बना हुआ है। और कभी कभार क्या होता है कि पात्रों के साथ वह वार्तालाप भी करता है। एक सशक्त संगीत ज्ञान और मजबूत कदकाठी का एक कलाकार की पहली आवश्यकताएं हैं,
और इसके साथ उसे हिंदू धर्म का गहरा ज्ञान भी होना चाहिए या ज्ञान होना आवश्यक है। यानी जो भी यहाँ पर प्रमुख होता है, कथा का वाचन करता है, उसकी जो कद-काठी है वो मजबूत होनी चाहिए और उसे हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। तभी तो वो कथा को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा। इन नाटकों को सहज रूप से कलाकारों द्वारा निभाई गई अनेक पौराणिक चरित्रों की भूमिकाओं में विशाल जनसमूह द्वारा देखा जाता है। यक्षगान की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें पहले से कोई अभ्यास या आपसी संवाद का लिखित रूप उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे यह अत्यंत विशेष रूप माना जाता है। अब यक्षगान के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इसमें पहले से कोई अभ्यास नहीं होता है और ना ही कोई लिखित सामग्री उपयोग की जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी आपको बोलना है, जो भी कविता आपको कहनी है, वो आप लिख कर ले आए हैं और उसी को बोल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी कारण जो यक्षगान है वो और भी विशेष माना जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर यक्षगान का वर्तमान परिदृश्य, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। आप किसी भी लोक कला को पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये पढ़ना सबसे ज़रूरी है कि इस कला का वर्तमान में क्या स्थान है। क्या ये कला अब विलुप्त होने की कगार पर है या इसका भविष्य उज्जवल है। आपके सिलेबस में लोक कलाओं का होना क्या दर्शाता है कि जो स्टूडेंट हैं वो इन कलाओं को पढ़ें और इन पर कार्य करें, क्योंकि जितनी भी लोक कलाएं हैं वो धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन कलाओं को बढ़ावा मिले, इसीलिए आपके सिलेबस में ये लोक कलाएं दी जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं कि ये कलाएं कैसे बनाई जाती हैं, इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है। तो कुछ तो पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम दे दिया और बस भूल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो इनमें कार्य भी करते हैं। आपके प्रैक्टिकल में अभी आएगा, लोक कलाओं में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन कलाओं को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए आपके सिलेबस में ये दी गई हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो यक्षगान है, जितनी लोकप्रियता इसकी पहले थी, क्या अब भी उतनी है या फिर अब ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ गया है। तो समझिए यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य में यक्षगान न केवल भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय कला परंपरा में से एक है, बल्कि पूरी दुनिया में इसे मान्यता दी जा रही है। तो यक्षगान पहले तो कर्नाटक तक ही सीमित था, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि केवल कर्नाटक राज्य में ही 10,000 से अधिक यक्षगान प्रदर्शन प्रति वर्ष किए जाते हैं, और जिसमें सभी महोत्सवों के भ्रमण, विद्यालयों और महाविद्यालयों में किए जाने वाले प्रदर्शन आदि शामिल हैं। एक इतनी प्रभावशाली स्थिति को एक ऐसा प्रमाण पत्र माना जा सकता है जो यह कहता है कि यक्षगान सदैव जीवित रहेगा। तो यक्षगान, ये जो आपका लोक नृत्य था, इसका जो भविष्य है या फिर इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ कलाएं ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, या फिर कुछ कलाएं ऐसी भी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों ने यक्ष के गान के बारे में विस्तार से जान लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।